हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपोर्टेंट जीके और जीएस हम लोग देख रहे हैं। और मैं बता दूं कि हर रोज आपके लिए मैं लेके आता हूं जीके और जीएस, और उतना बेहतरीन जीके और जीएस में लाता हूं जो कि आपके एग्जाम में इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए, सिलेबस आपका बहुत सारा चेंज हुआ है और उस सिलेबस के आधार पर आप लोगों को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो लड़ ही जाएगा, तो नहीं, वैसे नहीं पढ़ना। आप लोग को एक शेड्यूल बनाइए कि हमें वैसे पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम हो सकता है कि 7 को पड़ गया हो सकता है कि आपका एग्जाम 14 तारीख को पड़ गया हो सकता है आपका एग्जाम 11 को हो, किसी का एग्जाम 18 को है, 21 को है, 24 को है, 28 को है, 31 को है। जिसका एग्जाम जिस शेड्यूल को है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जिस दिन एग्जाम है जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कब है। उसी के थ्रू मैं आप लोग को डेली गाइड करूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैं बता दूं कि हर रोज आपके लिए 4 वीडियो ला रहा हूं, जो कि एक वीडियो आता है 7 बजे, दूसरे वीडियो आपको आता है 10:30 बजे सुबह में, ये सुबह का टाइमिंग है। और एक आता है आपको 3:30 में, शाम का बैच है ये, और एक का बैच शाम में है 7:30 में। 4 में वीडियो ला रहा हूँ, और 4 वीडियो में आप लोगों को मैं हिस्ट्री भी कवर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी भी कवर कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था भी कवर कर रहा हूँ, और बायोलॉजी भी कवर कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर करें और बेहतर से बेहतर इस बार की वर्दी आपको मिल ही जाए, तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। मैं निश्चित कहता हूँ कि मेरे वीडियो से एकदम क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखिए, पहला है लीवर, दूसरा हार्ट, तीसरा है ब्रिक और चौथा है अमाशय। तो मैं बता दूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोई ग्रंथि है वो लीवर, और लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। याद रख लीजिएगा। और यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.2 से 1.5 केजी होता है। 1.2 से 1.5 केजी होता है। किसका? लीवर का वजन। याद रखिएगा, लीवर का वजन अगर पूछ देता है तो 1.2 से 1.5 केजी होता है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कोई है, वो है लीवर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। और एक बात और बता दूं, ये सबसे बिजी पार्ट है हमारे शरीर का, बहुत ज्यादा हमारे शरीर में वर्क करती है। एक बात और मैं बता दूं लीवर के बारे में, ये क्या करती है? पित्त रस बनाती है। कौन सा रस? पित्त रस। अगर पित्त रस हमारे शरीर में नहीं बने, अगर ज्यादा मात्रा में पित्त रस बन जाता है तो हम लोग एक नाम सुनेंगे, पीलिया रोग, जंडिस रोग। अगर ज्यादा मात्रा में पित्त रस निकल जाएगा तो जंडिस रोग हो जाएगा। अगर ये ज्यादा थी, कम मात्रा में अगर निकल जाए, बिल्कुल कम मात्रा में, तो आप लोग को हो जाएगा एसिडिटी का प्रॉब्लम। एसिडिटी समझते हैं? आपके पेट में हमेशा गैस बना रहेगा। तो इसका कम निकलना भी नुकसानदायक है और ज्यादा निकलने में जरूरत है, नुकसानदायक है। और ये निकालती कौन है? पित्त रस निकालती कौन है? लीवर निकालती है। और लीवर तो बहुत सारा प्रोटीन भी निकालती है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, यकृत द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित कर जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिपेरिन, सभी। तो मैं बता दूं कि यकृत के द्वारा हिपेरिन स्रावित किए जाते हैं। हिपेरिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। हिपेरिन का काम क्या, ये बात आप लोग मैं बता दूं। देखिए, रक्त का थक्का नहीं बने। रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर, रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यकृत हमारे शरीर में हिपेरिन हार्मोन का स्राव करती है, और यह चला जाता है कहाँ पे? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में घुला रहता है, जिसके कारण हमारे रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर हिपेरिन नहीं होती ना, तो हमारे शरीर के अंदर ही रक्त का क्या बन जाता? थक्का बन जाता। तो रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर न बने, उसकी देखभाल किसके हाथों में रहता है? हिपेरिन के, जो किसके द्वारा स्राव होता है? यकृत के द्वारा। याद रख लीजिएगा, इसलिए रक्त का थक्का हमारे शरीर में नहीं बन पाता। याद रखेंगे, हिपेरिन बहुत वर्क करता है, और स्रावित किससे होता है? यकृत से। और एक बात मैं यहां से और बता देता हूं, हिपेरिन से एक प्रोटीन स्रावित होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। सुन लीजिएगा, फाइब्रिनोजन। ये भी फाइब्रिनोजन जाके कहाँ पे बनता? तो यकृत है, जाके प्लाज्मा में क्या हो जाता है? रह जाता है। जाके किस में बच जाता है? प्लाज्मा में इसको भेज दिया जाता है, और प्लाज्मा में जाता है। कभी भी हमको चोट लगती है ना, तो चोट वाला स्थान पे ये क्या करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को थाका बनाने में क्या करता है? मदद करता है। रक्त को थाका बना देता है, जिसके कारण ज्यादा खून बहता नहीं है। ये जाल जैसे संरचना बना देता है। जैसे कभी हमारे हाथ या पैर में चोट लगता है ना, वहां पे धागे जैसा जाल बना देता है। कौन? फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो इसका भी स्राव कौन करता है? यकृत करता है। याद रख लेंगे। और रहता कहाँ है? प्लाज्मा में। याद रहेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और मैं और कुछ बता दूं, अगर विटामिन पूछता है कि विटामिन कौन सा जो रक्त का थक्का बनाता है, तो विटामिन के। अगर पूछता है कि कौन सा आयन है जो रक्त का थक्का बनाता है, तो कैल्शियम आयन है। अन्य वीडियो में भी चर्चा किया हूं। अगर कोशिका पूछता है तो प्लेटलेट्स याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स ऐसी कोशिका है जो रक्त क्या क्या बनाती है? थक्का बनाती है। याद रहेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छोटी आंत का भाग नहीं है।
सीकम नहीं है, ग्रहणी नहीं है, इलियम नहीं है, सभी। तो मैं बता दूं कि छोटी आंत का भाग सीकम नहीं है, क्योंकि सीकम भाग जो है वो बड़ी आंत का है। सीकम हो गया, मलाशय हो गया, ये सब बड़ी आंत की भाग है। और ग्रहणी छोटी आंत की है, इलियम भी है, ईसीएम भी है। इलियम, ईसीएम और क्या, ग्रहणी, ये छोटी आंत की भाग होती है। ये छोटी आंत सबसे हमारे शरीर में सबसे लंबी छोटी आंत ही होती है। और ये अगर पूर्ण पाचन अगर भोजन का कहीं होता, अगर पूछ देता है कि हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो हमारे शरीर में पूर्ण पाचन कहीं पे होता है, वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में हमारे शरीर का पूर्ण पाचन होता है। और इसका कौन सा भाग नहीं है, ये सीकम नहीं है, क्योंकि सीकम किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांत पूरे जीवन काल में कितनी बार आता है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। तो मैं बता दूं कि हम लोग के जीवन काल में 2 बार दांत आता है। कितने बार, 2 बार। एक होता है दूधा के दांत, दूधा के दांत में संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और एक आता है व्यस्क अस्थाई दांत, जिसको हम लोग 32 होती है। तो टोटल जीवन काल में हम लोग को देख लिया जाए तो दांतों की संख्या कितनी आती है, 52, जिसमें 2 बार दांत आता है। एक होता है दूधा का दांत और दूसरा होता है अस्थाई दांत। याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है, मुख से, अमाशय से, छोटू आंत नहीं होगा, यहाँ पे छोटी आंत होगा, अब बड़ी आंत होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पाचन की क्रिया जो शुरू होती है वो मुख से ही शुरू हो जाती है। और मुख में किसका पाचन होता है मैं बता देता हूँ। मुख में आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग को ये बताइए एंजाइम कौन सा मिलता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, एंजाइम एक बता देता हूँ, टाइलिन। मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसको, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में। याद रहेगा, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन एंजाइम बदलता है। याद रहेगा, जो कि मुख में होता है। मुख में लार होता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। याद रहेगा ये भी। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि लार में कौन सा एंजाइम है जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। आप लोग खुद कमेंट करिए कि वो कौन सा एंजाइम हमारे लार में ही मिलता है जो बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। मैं देखता हूं कि आप कितना पढ़ रहे हो, बस एक ही आंसर दे दीजिए, मुझे यकीन हो जाएगा कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, हम समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, हीमर, हाइड बोन, इनामल और सभी। तो मैं बता दूं कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग अगर पूछता है तो इनामल होता है। और इनामल कहाँ पाया जाता है, तो दांत के भाग में पाया जाता है। यही जो चमकीला भाग दांत का होता है उसी को बोलते हैं इनेमल। और इनेमल ही हमारे सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल अगर कठोर नहीं होता तो भूजा खाने से पहले दांत कहाँ जाइत हो, बाहर आ जाता। इसीलिए हमारे शरीर का कोई सबसे कठोर भाग है वो है इनेमल, जो कि पाया जाता है दांत में। मैं यहीं से आप लोगों से प्रश्न पूछ देता हूँ, हाइड बोन कहाँ मिलता है, हाइड बोन हमारे शरीर में कहाँ है। लेकिन एक बात और बताइए कि ये बताइए कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन है। कठोर भाग तो बता दिए, मजबूत पार्ट मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कोई है, वो कौन है, आप खुद बताइए। कमेंट जरूर कीजिए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिए ताकि हम जान जाएं कि आप पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, 4। मनुष्य में कितने दांत नहीं, कितने प्रकार यहाँ होना चाहिए, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4, 6, 8, 10। तो मैं बता दूं कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन पाए जाते हैं आप लोग सुन लीजिए। प्रेमोलर, सुन लीजिए, प्रेमोलर, और उसके बाद क्या, मोलर, लिख देता हूं। और उसके बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूं कैनाइन। क्या चीज, कैनाइन। याद रहेगा। देखिए, प्रेमोलर पाया जाता है, मोलर पाया जाता है, कैनाइन पाया जाता है, और इसके साथ साथ कौन पाया जाता है आप बताइए, रदनक, कृंतक। देखिए कौन कौन, रदनक, कृंतक, अग्र चौड़क, चौड़क। ये 4 प्रकार के दांत हैं जो कि इंसीजर, कैनाइन। देखिए इंसीजर लिखने का जगह नहीं है, मैं आप लोग बता देता हूं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रेमोलर, ये 4 प्रकार के हमारे शरीर में दांत पाए जाते हैं। जो कि कैनाइन क्या करता है, मोलर जो है, इंसीजर काटने काम करता है, इंसीजर काटने का, रदनक जिसको बोलते हैं, रदनक जिसको बोलते हैं वो काटने का, कृंतक, रदनक, कृंतक काटने का काम करता है, और रदनक क्या करता है, फाड़ने का। रदनक फाड़ने का, कैनाइन फाड़ने का, और हॉय दोनों जो दिखाई दे रहा है ना, चौड़क, अग्र चौड़क, ये क्या करता है, पीसने में मदद करता है। क्या चीज पीसने में, मतलब भोजन वोजन को पीसने में क्या करता है, मदद करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, नहीं बताएंगे हम, इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करिए। लेकिन एक बात और मैं पूछ देता हूं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में
ये बताइए, दांतों संख्या 20 होती है, तो आखिर कौन सा दांत होता है जो नहीं पाया जाता है? हम लोगों में अगर देखा जाए तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। तो 32 में हम लोगों में कौन सा एक्स्ट्रा दांत होता है? लेकिन छोटे बच्चों में मात्र 20 ही दांत पाए जाते हैं, तो उसमें कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, ये हमको आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट करिए इसका भी आंसर। देख रहे हैं ना कि आप लोग कितना आप लोग तैयारी किए हैं, कि आप लोग ऐसे ही हाँकते हैं कि नहीं हम लोग पढ़े हैं सब कुछ। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अमाशय है, लीवर है, अग्नाशय है, सभी है। तो मैं बता दूं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कौन है? अग्नाशय है। और मैं प्रथम अभी बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अभी बताइए आप लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मैं बताया था आप लोग को। आप लोग को दूसरा नंबर पे तो आ गया अग्नाशय, और प्रथम नंबर पे अभी मैं बताया था, लेकिन आप लोग भूल गए हैं। कौन है? लीवर है। और लीवर पित्त रस स्रावित करती है ना, लेकिन अग्नाशय ये अग्नाशय जो है अग्नाशयी रस स्रावित करती है। कौन सा? अग्नाशयी रस। याद रहेगा? तो अग्नाशय याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, इसमें दो प्रकार के सेल पाया जाता है, एक होता है अल्फा सेल और दूसरा होता है बीटा सेल। मैं लिख दूं, अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। और आप लोगों को एक और कमेंट करना है कि इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का कार्य क्या है। मैं देखूं कि आप लोग कितना कमेंट कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी एंजाइम नहीं है। माल्टेज, लैक्टेज, पैक्सिन और सुक्रेज रहना चाहिए, यहाँ पे सुक्रेज लिखा है। तो मैं बता दूं कि अग्नाशयी रस में पेप्सिन नहीं होता है, क्योंकि पेप्सिन जो है अमाशय में निकलता है। कहाँ पे निकलता है? अमाशय में निकलता है, याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर पेप्सिन हो जाएगा। ये अग्नाशयी एंजाइम में कौन कौन होता है? अग्नाशयी एंजाइम ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है। समझ रहे ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को, देखिए क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत को किस वैज्ञानिक देते? स्वान, स्लाइडेन, विर्चो, सभी। तो मैं बता दूं कि कोशिका सिद्धांत पुराना सिद्धांत पूछता है तो स्वान और स्लाइडेन दोनों जना दिले रह लो। कब दिए थे? 1839 में। कब दिए थे? 1839 इसमें, याद रहेगा। और विर्चो जो है, तब ये तीनों आदमी मिलकर न्यू सिद्धांत दिया गया 1855 में। कब दिया गया? 1855 में। अगर पुराना सिद्धांत पूछता है तो क्या हो जाएगा? इसमें दोनों का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत को किसने? दोनों मिलकर दिए थे। याद रहेगा कब दिए थे? 1839 ईस्वी में दिए थे। इनके बारे में डिटेल भी बता दूं, कहिए तो मैं बता देता हूं, लीजिए बता ही देता हूं। स्वान जो है ये वनस्पति वैज्ञानिक थे और ब्रिटिश के रहने वाले थे। और स्लाइडेन जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे और वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने जंतु पे अध्ययन किया था। किस पे? जंतु पे। और इन्होंने पादप पे अध्ययन किया था। किस पे? पादप पे अध्ययन किए थे। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा तो रख लीजिएगा। अगला, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, आनुवंशिकी, हेमेटोलॉजी, सभी। तो मैं बता दूं कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ए नंबर बिल्कुल सही है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहता है। और ये मैं बता देता हूं, देखिए आनुवंशिकी का अध्ययन किसे कहते हैं? जब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी। और रक्त का अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं, तो कहलाता है हिमेटोलॉजी। आपको याद रह जाएगा, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। तीनों आसान क्वेश्चन है, आप लोग तीनों को तीनों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, काइटिन के, पेप्टिडोग्लाइकन के, सभी के। तो मैं बता दूं कि पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। पहला ही बिल्कुल क्या है? सही है। और मैं इसके बारे में बता दूं, ये काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसके बारे में भी बता दूं, जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। याद रख लेंगे तीनों, कि अगर पूछे पादप कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की, काइटिन की कोशिका भित्ति तो कवक की, और वही पेप्टिडोग्लाइकन का पूछता है तो किसके? जीवाणु है, आंसर हो जाएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन हाँ हमें उम्मीद है कि जितने भी आज क्वेश्चन मैं बताया ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और आप लोग समझ चुके हो एक एक क्वेश्चन को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।